चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर। हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम समय को ढूंढने का जो प्रयास श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इस मंच पर चौथे हिंदी महोत्सव के हम कर रहे हैं, इस प्रयासों में शामिल कार्यक्रम का यह पहला सत्र, जहां हिंदी मंथन और चिंतन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हिंदी के महान साहित्यकार, जानकार, विदुषी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसी ही सशक्त महिला कथाकार एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार को, जिनका जन्म 30 नवंबर 1944 अलीगढ़ जिले में तथा जिनकी शिक्षा हिंदी साहित्य एमए जिन्होंने बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से की, जिनकी लिखी हुई पुस्तकें स्मृति दंश, चाक, झूला नट, चिन्हार, आत्मा कबूतरी आदि ऐसे चर्चित उपन्यास तथा कहानियों के संग्रह में त्रियाहट, सिस्टर, सेंध, छाह आदि, इसके अलावा आत्मकथा, यात्रा संस्मरण, लेख संग्रह भी शामिल हैं। इनके अनेक सम्मानों से जिन्हें सम्मानित किया गया, हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य कृति सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, वीर सिंह देव सम्मान, वनमाली सम्मान 2011 इत्यादि, और जो बहरहाल हिंदी साहित्य अकादमी में उपाध्यक्षा के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। बहुत ही आदर सहित पूरे जोश के साथ जोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन एक बार पुनः कार्यक्रम की बीज वक्ता श्रीमती मैत्री पुष्पा जी का। तो आप भी वही और मैं भी वही, पहले इसलिए कम बोला कि फिर बोलना था। आई हूं तो पूरा निकाल के मानेंगे जितना भी मेरे अंदर है। बीज वक्तव्य का नाम जो दिया है तो वो तो सब दे देते हैं, बात तो एक ही करनी होती है कि साहित्य की जब बात हो रही है, हिंदी साहित्य की बात हो रही है, तो वो कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है, वो कहाँ का बीज है, कहाँ सृजित होता है और पूरा पेड़ बनता है या बोनसाई रह जाता है, ये सारी बातें हैं। साहित्य तो बहुत बड़ा सा नाम लगता है, बहुत शिष्ट और सांस्कृतिक नाम भी लगता है, लेकिन ये जो जब गुजरता है तो ये कतई मामूली लोगों पर गुजरता है, बहुत छोटे लोगों की जिंदगी पर गुजरता है, उतना ही बड़ा साहित्य बनता है। राजाओं के साहित्य बहुत बड़े बड़े लोगों के साहित्य नहीं हुआ करते, क्योंकि साहित्य हमेशा दुख दर्दों का होता है, आनंदों का नहीं होता। तो कहना चाहूँगी कि जब हम हिंदी में सृजन करें या किसी भी भाषा में करें तो पात्र तो मनुष्य ही होता है, सारी भावनाएं मनुष्य की ही होती हैं, पीड़ाएं मनुष्य की होती हैं, कभी सुख आनंद भी मनुष्य का ही होता है और सारी कोशिशें मनुष्य ही करता है, वो कहीं ऊपर से नहीं आता। कई बार हम सोचते हैं कि जिनके नाम हम महान महान करके लेते हैं वो ही सब कुछ रच गए, वो ही सब कुछ लिख गए। अभी एक वाक्य था बड़ा अच्छा मुझे लगा कि छोड़ जाएंगे सभी नई नई कहानियाँ, छोड़ जाएंगे सभी नई नई निशानियाँ। सभी के पास कहानी होती है, सभी के पास निशानियाँ होती हैं, जो सबसे ज़्यादा असर करती है वही निशानी रह जाती है। तो मैं कहती आई हूँ कि राजा महाराजाओं के साहित्य नहीं हुए, साहित्य तो फकीरों ने लिखे, साहित्य तो बहुत उन लोगों ने लिखे जो मुफलिसी में रहे, नहीं तो कबीर को कौन पूछता। प्रेमचंद भी बहुत धन्याढ़ नहीं थे, सूरदास के पास तो आंखें भी नहीं थी।
तो जब रचना की बात होती है तो मेरे ख्याल में वो किसी बहुत बड़ी चीज से नहीं आती, वो एक छोटी सी चीज से आती है। मैं कहा करती हूँ, आजकल हिंदी का बहुत शोर मचा हुआ है, शोर मचा लेते हैं हम और फिर भूल जाते हैं, 1 साल के लिए सो जाते हैं, फिर अपनी उसी जिंदगी पे चलने लगते हैं जिसके हम आदी हो गए हैं। तो मैं कहा करती हूँ कि ये सोचिए कि हिंदी का बार बार हमें ये कीर्तन क्यों करना पड़ता है। ये जरा सोचिए, एक छोटी सी बात है। क्या कभी आपने पत्र लिखे हैं इन दिनों? नहीं। आपके पास मोबाइल फोन है, काफी है। चिट्ठी लिखी? अपने प्यारे दुलारों के लिए चिट्ठी लिखी क्या? नहीं। बहुत से बहुत यहाँ छात्र बैठे हैं, फोन पे कह देंगे आई लव यू, हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो तो रोज का चलता फिरता एक जुमला है, उसने आपने इधर से कहा, उसने उधर से कह दिया आई लव यू टू। ये है हिंदी का विनाश कर रहा है। पूछिए हम लोगों से, हमारी पीढ़ी से पूछिए जिन्होंने अपने कलेजे निकाल के पत्रों में रख दिए और प्रेमियों को आज तक याद है, क्योंकि वो भी इसी उम्र के हो गए, उन पर अभी मोबाइल का रंग चढ़ा नहीं और न उन्होंने चढ़ाया, तो वो बाकायदा हिंदी को जी रहे हैं भाई। वो उन चिट्ठियों को संभाल के रखे बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, हमारे पास भी है। आप कहेंगे इस उम्र में भी आप चिट्ठी संभाल के बैठी हैं, उसकी शोरावस्था की। अरे क्यों ना बैठे, इस मोबाइल युग से तो हमें उन चिट्ठियों से ही लड़ना है। वही हमारे हथियार हैं, वही हमारी हिंदी है। वो हिंदी हमारी आपके इस चलन से जो हिंदी को काटता चला आ रहा है उससे लड़ती है। और मैं जगह जगह इस अपनी बहुत प्राइवेट लाइफ को खोलती रहती हूँ, इस प्राइवेट जीवन को, इस बहुत निजी जीवन को खोलती रहती हूँ। अभी मुझसे पूछ रही थी, आप बता दीजिए आपने लिखना कैसे शुरू किया। मैंने कहा बताऊंगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये खतरनाक चीज़ें हमेशा मंच से बोलनी चाहिए, हमेशा मंच से बोलनी चाहिए कि सब सुने, फिर देखें कितना खतरनाक होता है। तो फिर मैंने अब उनसे कह सकती थी मैंने तो प्रेम पत्र लिखा था, उससे मैंने लिखना सीखा। मैंने नहीं लिखा था, लड़के ने लिखा था, उससे मैंने सीखा। आप कहेंगे कि देखो ये बड़ा मुश्किल है कि आप उम्र गिनने लगते हैं। क्यों गिनते हैं? मेरे अंदर अभी वो लड़की रहती है जो उस जमाने थी, उसका क्या बदलना। शरीर बदलता है, मन नहीं बदलता, दिल नहीं बदलता। लड़के ने चिट्ठी लिखी, लड़का उस समय 17-18 साल का होगा, मैं 14-15 साल की थी। ये कहानी पूरे साहित्य ने सुन रखी है, आपको भी सुना जाऊंगी कि सृजन कैसे होता है। इसको ध्यान में रखिए। उस लड़के ने मुझे चिट्ठी लिखी कविता में। कविता में मैंने पढ़ी तो एक 14-15 साल की लड़की एक प्रेम पत्र लेके हाथ में थरथर आएगी ना। हमारे जमाने में तो प्रेम बहुत बड़ा अपराध था, इसके मारे तो तुरंत शादी कर दी जाती थी। जैसे एक सुना के लड़की चिट्ठी पिट्ठी लिख रही है, पिताजी लड़का देखने चल देते थे। यही थी सजा कि तुम प्रेम करोगी तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी किसी से भी। उसी वक्त जैसे आफत आ गई हो, चिट्ठी ना आ गई, आफत आ गई। तो प्रेम पत्र मिला तो वाकई मैं भी थोड़ी थरथराई, लेकिन अच्छा तो मुझे लगा। लड़कियों को अच्छा तो लगता है, ऐसे ही नाटक करती हैं कि अरे उसने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिख दी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, अच्छा नहीं लगता क्या? बुरा लगता है? अरे कोई कमेंट ही कर जाता है वो भी अच्छा लगता है। हम पढ़ने जाते थे और 2 दिन मान लो नहीं गए, 2-3 दिन बुखार आ गया या कुछ हुआ तो लड़के कहते थे क्या भैया ईद का चांद हो गए। काफी था खुश होने के लिए, बहुत अच्छा था। तो ये जो भाषा थी, मेरे कहने का मतलब है
ये भाषा थी, ये बड़ी असरदार थी। वो असरदार भाषा को हमने पकड़ा। जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं कहीं बहुत बड़ी शिष्ट और महान भाषा सीखने नहीं गई। मुझे उन मित्रों ने ही सिखा दी, उन लड़कों ने सिखा दी, उन गीतों ने सिखा दी। छुपने वाले सामने आज छुप छुप के मेरा जी न जला, एक गीत था हमारे जमाने। सूरज से किरण, बादल से पवन, कब तक छुपेगी ये तो बता। तो हम सोचते थे हमारे लिए गाया जा रहा है, चाहे वो नहीं गा रहा हो वो अलग बात है, लेकिन हम तो समझते थे और खुश हो जाते थे। तो ये नहीं कि भाषा हमने कहाँ से पकड़ी, भाषा बहुत सरल, जितनी सरल होगी उतना ही अच्छा तुम्हारा साहित्य होगा, वहाँ से पकड़ी। तो मैं पूछा करती हूँ कि क्या आप लोग चिट्ठी लिखते हैं आज के ज़माने में? हिंदी में चिट्ठी लिखते हैं? कोई नहीं लिखता। तो लड़के ने चिट्ठी लिखी, तो मैंने सोचा ये लड़का लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। तो मैंने भी उल्टी सीधी कविता लिखी। लड़के ने फिर ले ली मेरी कॉपी में जिसमें लिखती थी, माँ साहब पे जाती थी कॉपी, वहीं से उठा ले जा रहा था। उसने एक और अच्छी लिख दी, उससे भी, मुझसे तो आती नहीं थी। उसने लिख दिया, गाने के ये गीत नहीं है देखे जाते उर्से, आंसू बहते लहरा उठते सुख दुख की रेखा पर, मनोहारों के हार बिखरते कांठों की पथिका पर। अब लड़का तो ऐसी कविताएं लिख रहा, मुझे तो आती नहीं थी। फिर मुझे लड़का अच्छा लगने लगा, काफी अच्छा लगा, और मैं लगातार फिर उसका असर ये हुआ, लगातार लाइब्रेरी में से निकाल निकाल के किताबें पढ़ने लगी और साहित्य की तरफ मेरा रुझान हो गया। तो जिसको आप बुरी बात समझते हैं, कभी वो इतनी अच्छी होके गुजरती हैं कि आपको कहाँ से कहाँ भेज देती हैं। मैं बीए में आ गई। जब हम इंटर में पढ़ते थे, लड़का फेल हो गया, वहीं रह गया, लेकिन हमारी चिट्ठियाँ चलती रहीं। हमारी माँ ने जब ये देखा, पिता मेरे हैं नहीं, थे भी नहीं जब, हमारी माँ ने जब ये देखा कि चिट्ठी आ रही हैं जा रही हैं, तो उन्होंने कोई उस पर बंदिश नहीं लगाई। आप लोग ताज्जुब करेंगे, वो जमाना, बंदिश नहीं लगाई। और उसी लड़के के यहाँ शादी के लिए पहुँच गई मेरी कि प्रेम पत्र लिख रहा है तो शादी भी कर लेगा। तो मैंने कहा अरे मैं थोड़ी करूँगी उससे शादी। तो बड़ी ताज्जुब की बात हुई कि प्रेम पत्र लिख रहे हैं और शादी नहीं करेंगे। आजकल तो यही है कि लव मैरिज ही होती हैं और लिव इन भी होता है, जाने क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, बनता है बिगड़ता है। वहाँ तो कुछ दूरी भी, फासला भी नहीं मिटा था। तो शादी वादी, तो चिट्ठी लिखने का मतलब शादी थोड़ी होता है, प्रेम करने का भी मतलब शादी नहीं होता। आप लोग मेरा विरोध करेंगे, मुझे मालूम है। प्रेम करने का मतलब मेरे लिए लिखना ही था। मुझे साहित्य में रुचि हुई, मैं कॉलेज में पहुंच गई और मैंने लाइब्रेरी पूरी छान मारी। एक सौभाग्य मेरे साथ जुड़ गया था कि मैं बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में पढ़ती थी, जहाँ मैथिली शरण गुप्त थे, जहाँ वृंदावन लाल वर्मा थे, जिनकी वजह से मैथिली शरण गुप्त की वजह से कवि सम्मेलन होते थे, जहाँ बच्चन आते थे, जहाँ नीरज आते थे, जहाँ सारे ये कवि हैं, दिनकर आते थे, सारे कवि आते थे। तो उनको देखने का, उनको सुनने का सौभाग्य हमें मिला और हमने उनका साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। बस यहीं से पड़ गया लिखने का चाव। वो अलग बात होती है कि फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, रुक जाता है, सारा कुछ रुक गया, लेकिन जैसे ही होश संभाला फिर चालू कर दिया। तो मेरा मतलब आप लोगों से कहने का ये है और यहाँ ये कथा सुनाने का ये है कि साहित्य के लिए किसी बड़े उसमें नहीं जाना पड़ता, किसी प्रतिष्ठान में उसको सीखने नहीं जाना पड़ता। एक लड़के ने जो फेल भी होता था, उसने सिखा दिया सब कुछ। पहला उपन्यास लिखा, पहला ही समझिए, बहुत चर्चा हुई, इदन्नमम था वो। पहली प्रति उसको ही भेजी और उसको और मुझे मिले 25-30 साल हो चुके थे। उसको भेजी उसी पते पे जहाँ से वो गांव से आया करता था,
मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन किताब किसी दूसरे गांव रहता था, वहाँ पहुँच गई और उसकी चिट्ठी आई, तुम्हारी किताब मिली, तुम्हारी चिट्ठी भी मिली, तुमने लिखा है तुम मुझे भूल गए होगे, मैं एक दिन भी तुम्हें नहीं भूला हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, उसका नाम भी मैंने पुष्पा रख दिया था। अब सोचिए प्रेम कितना गहरा है। तो और किताब मिली तो मुझे, अरे कवि तो मैं था, लेखिका तुम हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम मेरे पास आई तो, और किताब के रूप में आई। ये उसने मुझे चिट्ठी लिखी। मेरे पास सारी चिट्ठियां हैं। मैं आप लोगों को इसलिए ये कथा बता रही हूँ कि इसमें डरने की, और हम झिझकते हैं और डरते हैं और अपराध, प्रेम को छुपा छुपा के अपराध बना लेते हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन प्रेम प्रेम ही होना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये है। अब आप लोगों को वो भी बता दूं कि शादी तो किसी और से हुई है, उस लड़के से थोड़ी हुई है, लेकिन वो एक रिश्ता है, एक नाता है, कविता से कविता का नाता है, कुछ सीखने का नाता है। अब वो फेल हो गया तो क्या मेरा मास्टर नहीं रहा? मेरा वो साहित्य का मास्टर है। तो वो नाता मैं बराबर निभाती आई, और शादी में भी आई तो उसके प्रेम पत्र लाई, और उद्धव शतक लाई, कामायनी लाई। क्या आप में से कोई ले जाएगा साहित्य की किताबें अपनी शादी में? ले जाएगा। और प्रेम पत्र 3 थे, पति को दिखा दिए, तभी दिखा दिए, जो फैसला होना है हो जाए। अब डॉक्टर साहित्य को क्या जाने, दिक्कत तो ये थी। डॉक्टर तो तड़ी मार रहा था, अरे मेरे पीछे तो वो लड़की थी, मेरे पीछे तो वो लड़की थी। मैंने सोचा अब निकालने ही पड़ेंगे प्रेम पत्र। मैंने कहा लाई तो मैं भी हूँ, चाहो तो पढ़ लो। निकाल के मैंने सामने रख दिए, और मेरी बात पे विश्वास कीजिए, क्योंकि पति भी है और मैं भी हूँ और वो भी है। तो उन्होंने पढ़े, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे मूड नहीं होते कि उसी वक्त वो कुछ लड़ाई वड़ाई ठान दें, चुप रहे हो बिल्कुल। और फिर जब मेरी जाने की बारी आ गई, मैं तो तैयार थी, मुझे लौटा दो ठीक है। मेरी माँ तो कह ही रही थी कि शादी वादी बेकार है। उन्होंने बहुत समझाया था शादी मत करे, ऐसे फूले वो फिरें आज हमारा ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाओ। तो माता जी तो बहुत गुस्सा थी कि मैं शादी वादी करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही कहा था मेरी शादी कर दो। तो उन्होंने सोचा जल्दी हार कटे उसी से कर ले जो प्रेम पत्र लिख रहा था। मैं उससे तैयार नहीं हुई शादी को, तब दिक्कत आ गई। तो फिर एक मिल ही गया ऐसा, क्योंकि शादी भी करने जहाँ जाती थी तो जहाँ जन्म पत्री मांगते थे मेरी मार्कशीट दिखाती थी। मेरी माँ भी ऐसी थी, तो भगा दी जाती थी। तो कहती थी मेरी लड़की की मार्कशीट देख लो, अपने लड़के की मुझे दे दो। अब ऐसे कहाँ मिलेंगे? ऐसे कहाँ मिलेंगे? लोग कहते थे पागल औरत है क्या है? तो कहती मुझे विश्वास नहीं है भाई, लड़के वाले भी धोखा कर देते हैं, लड़की वाले भी धोखा कर देते हैं। तो कहते कितना क्या क्या देगी, दहेज क्या क्या दे? बोल दहेज वहेज नहीं दूंगी, आपका लड़का पढ़ा है तो मेरी लड़की क्या बिना पढ़ी है? मैं नहीं दूंगी। नहीं हुई। एक सज्जनी मिल गए, इन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए और हो जाएगी शादी। ठीक है, माता जी ने कहा अब उसी से होगी। और उसने कहा है कि आपकी लड़की को मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको देख लिया। ठीक है। हमारी माता जी थोड़ी सांवली थी, छोटे कद की सांवली थी, उनको देख के ही लोग कह देते थे जाओ जाओ। तो उन्होंने कहा इस लड़के ने मुझे पसंद कर लिया है, अब तू इसी से शादी कर ले। मैंने कहा तुम्हें पसंद कर लिया, मैं क्यों शादी कर लूं? खैर शादी हो गई। और जो मैंने आपको सुनाया है वो कोई ऐसे नहीं सुनाया, ये कहानी है, शायद सारी दिल्ली जानती है, सारे कॉलेज जानते हैं, जहाँ जाते हैं उससे, कि एक चिट्ठी ने, एक पत्र ने ऐसा क्यों किया कि मुझे लिखने का एक चस्का लग गया समझ लीजिए,
या चाहती थी कि ये मैं भी लिखूं, चाहती थी कि ये छप जाए, चाहती थी कि मेरी किताब होगी कभी, ये ऐसा क्यों हुआ। मैं तो उस लड़के से प्रेम करती हुई उसके साथ भाग भी सकती थी, हमारी माँ तो ढूंढने भी ना आती, चली जा। तो ये है कि आपको जहाँ भी आपको ऐसा बीज मिले, आप उससे कतरा के मत निकलिए। आप चिट्ठियाँ लिखिए, आप चिट्ठियाँ पाइए, देखिए तो सही कि क्या होता है। क्योंकि आपको लिखने की कला कहाँ से आएगी? सबसे ज़्यादा बड़ी कला पत्रों में होती है। जब हमें टीचर पढ़ाते हैं ना छोटी क्लास में, मास्टर साहब को पत्र, डाकखाने को पत्र, इसको बस लिखवाते हैं, लेकिन उस पर हमने कभी ध्यान नहीं किया कि ये पत्र कैसे हैं। एक वाक्य है, हमारे पास खेत था, तो हमारे पास आदमी तो थे नहीं, ना पिता थे ना भाई थे। खेत हम किसी को दे देते थे लगान पे। अब वो जो है लगान एक बार देने ही नहीं आए, हमारे पैसे रख लिए। हमारी माँ बोली कि देखो वो आए नहीं है लगान देने, और मैं मांगती हूँ तो देते भी नहीं है। तो मैं उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने एक चिट्ठी लिखी उनको, और उसमें कुछ ऐसे भावुक प्रसंग लिख दिए कि वो आए और तुरंत दे गए उनको। तो उन्होंने कहा कि तूने ऐसा क्या लिख दिया था, वो तो मांगे मांगे नहीं देते थे, अब घर बैठे ही दे गए। तो मैं समझ गई कि शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। शब्द के बराबर शक्ति किसी में, हथियारों में नहीं होती, औजारों में नहीं होती, शब्दों में होती है। मैं तब मैंने समझ लिया था। मुझे टाइम बता देना कितना। हाँ। तो शब्द की शक्ति को आप पहचाने। मैं नहीं ये कह रही कि आप सब लेखक बन जाएं, आप पढ़ें, आप पाठक तो बन जाएं, क्योंकि साहित्य तो जिंदगी को समझने की चीज है। आजीविका दे ना दे, जिंदगी को समझना तो उससे भी बड़ी चीज है ना। साहित्य ऐसे ही नहीं होता। साहित्य आपकी जिंदगी को समझा देता है, आपके दुखों में आपको सांत्वना देता है, आपके सुखों में आपको जगाता है कि नहीं ये हमेशा का सच नहीं है। आपको अपने जो निकट हैं उनसे करीब लाता है, सच और झूठ को समझाता है, ईमानदारी और बेईमानी को समझाता है। तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। और जो हमें जहाँ कहीं लोग कहते हैं, जैसे कि जाने हमने कहा, अरे जो साहित्य मेरी लोग कहते हैं, मैंने अभी आपके सामने कितनी बार कहा गया मैंने नारी सशक्तिकरण कर दिया, किया, करने की कोशिश की, जो भी किया। ऐसा नहीं है। मैंने पूरे समाज को लिखा, और समाज में वो स्त्री की छवि अपने आप आ गई कि उसका स्टेटस क्या है, उसका स्तर क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी नागरिकता क्या है, उसको हम कहाँ रख रहे हैं, संविधान में कहाँ जगह है, लोकतंत्र का गीत गाते हैं उसमें कहाँ जगह है, उसमें वो सब निकल के आ जाता है। हम तो समाज रचते हैं, समाज में जो भी कुचला दबा कुचला होगा वो आ जाएगा निकल के। तो ये चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी भाषा की बात हो रही है कि भाषा कौन सी होनी चाहिए। कोई नहीं होता है तय करने वाला कि भाषा कौन सी होनी चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है उसे कोई सिखाता है कि कौन सी भाषा बोलता, वो रोने की भाषा बोलता है, वो रोता है। उस रोने को ना कोई बंद कर सकता ना कोई बदल सकता। सारे जो मनुष्य प्राणी जो होते हैं रोते ही आते हैं। तो वो तो ऐसे ही हो गया। सबसे पहले जो मैंने अभी भी कहा था, जो हमारी माँ शब्द बोलती है वो हमारी भाषा हो जाती है। हम उसको नहीं भूलते कभी। सारी चीज़ें भूल जाएंगे, चाहे हम कितनी भाषा पढ़े हैं। हम कहीं 16 भाषा जानते हैं, हम 20 भाषा जानते हैं, 5 जानते हैं, लेकिन उस भाषा को ही हम सबसे ज़्यादा जानते समझते हैं जो हमारी माँ ने हमसे पहली बार बोली थी। तो ये साहित्य की बात है। साहित्य की बात ऊंची ऊंची नहीं होती। साहित्य की बात तो
बहुत मामूली इंसानों की होती हैं, वरना तो तुलसीदास भी क्यों उन लोगों को लाते रामायण में जो बंदर थे, भालू थे, जो 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 बंचर थे, वन में रहते थे, जंगलों में रहते थे, क्यों लाते? हम रामायण दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं ध्यान देते। ये झारखंड है मेरा बहुत, बुंदेलखंड के बाद मुझे अगर प्रिय है तो झारखंड प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि यहाँ आदिवासी रहते हैं, बहुत वो जंगलवासी रहते हैं जो अपनी आजीविका जंगल के सहारे काटते हैं, जिनकी जमीन जो होती है उपजाऊ, उस पर आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां धावे मार रही हैं। मैंने बहुत यहाँ के उपन्यास भी पढ़े हैं और मुझे इसलिए मैं हिंदी एकेडमी में थी, एक पत्रिका निकालती थी इंद्रप्रस्थ भारती, मैं ज़्यादातर उसमें मैंने एक हाशिए की आवाज़ करके एक स्तंभ कर रखा था। मैं ज़्यादातर झारखंड वाले लड़कों को और लड़कियों को कहती थी लिखो लिखो। एक यहाँ पे हैं लेखक रूपक राग, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, ओ फूलो जानो तुम क्यों युद्ध युद्ध चिल्लाए। इतना अच्छा लेख था कि मैं आज तक भूली नहीं उसे। तो झारखंड में आई 2 ही बार हूँ, दूसरी बार आई हूँ, लेकिन झारखंड मेरे हृदय में बसता है और मैं देखती आई सारी भूमि को देखती आई। ये वही प्रदेश है जहाँ से लड़कियाँ दिल्ली जाती हैं, वो वही प्रदेश है जो लड़कियाँ घर घर काम करती हैं। वो मेरे घर में हैं, मैं अपनी बच्चियों की तरह उन्हें रखती हूँ और पूछती हूँ कि तुम्हारे खेत हैं, तुम्हारे यहाँ कैसा क्या है। मैंने यहाँ रणेंद्र हैं, लेखक हैं, उनके उपन्यास पढ़े हैं और उनकी भूमिका भी लिखी हैं, तो मैंने सारा कुछ बहुत गहराई से पढ़ा है, यहाँ का खाना, यहाँ का पहनना, यहाँ से सारा कुछ। तो तब देखिए ऐसा क्यों है कि जो लोग अपनी आजीविका जिन चीज़ों से चला रहे हैं उनसे क्यों छीना जाता है। वो बुंदेलखंड में भी ऐसा ही है, वहाँ भी छीन लेते हैं। वहाँ पहाड़ हैं, मैंने कहा भी था, कौशिक मेरे साथ आ रहे थे, मैंने कहा भी था मुझे वहाँ की याद आ रही थी क्यों, वहाँ भी पहाड़ हैं। लेकिन जो खनन है, खनन के सारे ठेके राजनीतिक लोगों ने ले रखे हैं, सारे पहाड़ खोद डाले और वहाँ वर्षा नहीं होती, सारा कुछ रोक दिया, जो जितना प्राकृतिक वो थी वहाँ पे संपदा थी सब कुछ खत्म कर दिया। तो मुझे ये प्रदेश इसलिए प्यारे लगते हैं कि इनको लोगों ने, जो समर्थ लोग हैं, जो हमारे आका लोग हैं, इन्होंने और कंगाल कर दिया, बजाय इसके कि ये इनका हाल अच्छा करते, उनको बदहाल कर दिया। तो इसलिए एक लेखक की आंख तो वही जाती है। कहना ये चाहती हूँ कि एक लेखक की आंख, एक रचनाकार की आंख, वो कोई भी हो सकता है, लेखक का ठप्पा नहीं होता किसी के ऊपर, उसकी आंख वहीं जाती है जहाँ दुख दर्द होते हैं, जहाँ बंटवारा होता है, जहाँ जिनको छला जाता है, जिनको ठगा जाता है, जिनको वंचित किया जाता है, जिनको शोषण किया जाता है, उसकी आंख वही जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो एक चिट्ठी से शुरू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं मानती हूँ जैसी मेरे पास आई चिट्ठी, और मनाती भी हूँ दुआ कि वैसी सबके पास आए और सब लिखें वैसे ही। लेकिन किसी भी चीज़ से हम ऐसी प्रेरणा ले सकते हैं कि छोड़ेंगे सभी नई नई निशानियाँ। तो सबकी नई निशानी होती है, जो लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं, सब नए रूप में निशानी छोड़ जाते हैं। जो नए रूप में नहीं छोड़ते वो उन्हें भूल जाते हैं लोग। तो आप जो हैं, आप लोग कुछ मुझसे क्वेश्चन करना चाहें, प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। और स्त्री की बात ये है, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गांव की स्त्री जरा मुखर होती है, सब कुछ पता चल जाता है। वहाँ शहर में बहुत छद्म होते हैं, वहाँ पता मुश्किल से चलता है। फर्क ये होता है क्योंकि वो दबाती हैं बात को,
वो जो गांव की स्त्री है वो साफ कह देती है, तो मुझे वहाँ ज़्यादा आसानी हुई लिखने में, क्योंकि मैं भी वहाँ उनमें से एक स्त्री वही गांव की थी, मामूली स्त्री थी, तो इसलिए लिखा भी। अब आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम, मैं आपसे बहुत ही छोटी क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपकी पहली पुस्तक का प्रकाशन में कैसे हुआ? दिल्ली में हुआ या जहाँ थी बुंदेलखंड में वहीं हुआ? मैंने पहली पुस्तक कैसे लिखी या प्रकाशित हुई? प्रकाशित कैसे हुई? ऐसा था कि अब तो प्रकाशन के विभिन्न वो चल गए हैं, तब तो एक ही था कि प्रकाशक था और लेखक था। तो मैंने पहले कहानी नहीं लिखी, एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी। हमारा घर डॉक्टरों का घर है, वहाँ तरह तरह के मरीज आते हैं। एम्स में थे हम, तो तरह तरह की, तो वो एक लड़का आया था जो इस तरह की हरकत करता था, तो उस पर एक उपन्यास का लिख दी, तो प्रकाशक को दे दी। अब वो उसे अच्छी लगी होगी तो उसने छाप दी, बस इतना ही था और कुछ नहीं किया। अगर नहीं छापता तो कोई बात नहीं थी, मुझे ऐसी वो नहीं थी नहीं ये छपनी ही चाहिए, दे दी। उस जो वो बिक गई वो बिकी भी। प्रकाशक तो बिकने के ही वो होते हैं, आपकी किताब बिकेगी तो वो आपको और छापेंगे, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ और लिखा हो तो दे दीजिए, तो मैं तब कहानियाँ लिख रही थी कुछ, मैंने वो भी दे दी, वो भी छप गई। उससे प्रकाशक का मतलब होता है बिक्री का, जो मैंने जाना है। अगर बिक्री होती है तो ठीक है। मेरी बिक्री का कारण ये था, मेरी कहानियों के या उपन्यास का जो थी उसका, या उपन्यास भी लिखा जो, कारण ये था कि वो चरित्र जो आए ना उसमें, वो चरित्र कम से कम एक स्त्री की कलम से तो नहीं आ रहे थे। स्त्रियां तो बहुत लोगों ने लिखी, या तो शहर की स्त्री आ रही थी, वो नहीं, वो गांव की स्त्री नहीं आ रही थी, जो अब लोगों को नई लगने लगी। एक नया वो लगा, जो मुझे तो कुछ नहीं लग रहा था, मैं तो जो मन में आ रहा था सो लिख ही रही थी, या जो मेरे अनुभव थे वो मैं लिख ही रही थी। तो इसलिए एक उन लोगों को एक नयापन लगा, तो इसलिए वो छपते गए। माध्यम से भाषा का प्रचार और प्रसार होता है, लेकिन नई शिक्षा नीति ने ऐसा किया है कि पत्रों को वस्तुनिष्ठ बना दिया है। तो कृपया मैं आपका ध्यान इस पर आकृष्ट करती हूँ, और कक्षा 7, 8, 9, 10 सभी बच्चे जो है वो वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पत्र सीख रहे हैं। जैसे जैसे देता है कि अगर पिता को पत्र लिखना है तो 4 उसमें पूरा पत्र का फॉर्मेट रहता है, और उसमें 4 रिक्त जगह होती है कि पूज्य लिखना है कि प्रिय लिखना है, ऐसे करके बच्चों को अच्छा। तो आपका ध्यान मैं इस तरफ आकृष्ट कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपनी मन की बात लिखनी चाहिए खुद, ये नहीं कि इसमें ये भर दो, जिंदा ब्लैंक्स थोड़ा ही है जी। हमने लिखा, हमने जो किया जी इंद्रप्रस्थ भारती पत्रिका में, तो हमने ये कहा कि ये इस कॉलम का नाम है नई पौध। तो नई पौध, तो यही मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करेंगे। वो तो जो आए पत्र भी आए, और वो आए क्या नई पौध के आर्टिकल भी आए। तो हमने कहा तुम कुछ भी लिखोगे, उन बच्चों से कहा, तो हम लौटाएंगे नहीं। लौटाने से हतोत्साहित हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं। हम लौटाएंगे नहीं, तुम लाओ। और आए और हमने छापे, वो बड़े खुश हुए। नहीं, मैं शिक्षिका हूँ और मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चों को हम इस तरह से पत्र लेखन सिखा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा आप सिखा रही हैं, ठीक है उस तरह से, लेकिन आप अपनी तरह से भी तो सिखाइए। जी बिल्कुल, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप कहिए पूरा पत्र लिख के लाओ मेरे सामने, है ना, पूरा पत्र लिख के लाओ, और बजाय पिता के मित्र को पत्र लिखो।
है ना, तब लिखेगा दिल से। पिता को दिल से नहीं लिखेगा जी, धन्यवाद। है ना, पिता को तो आज्ञाकारिता में लिखेगा। और कहो कि जिसे आप गर्लफ्रेंड कहते हो उसको लाओ चिट्ठी लिखे, तब लिखेगा दिल की आवाज। तो आप ये भी तो मानिए, उसकी मानसिकता समझिए। एक किशोर बच्चा है, आप उसे पिता के लिए पत्र लिखवा रहे हैं, नहीं लिखेगा वो ठीक से, चैटर के लिखेगा, सैम के लिखेगा, आदर में लिखेगा, उससे दिल की बात नहीं आती है। वो एक दो लाइन है, उदय प्रताप सिंह कवि हैं उनकी, कि मोबाइल के जमाने के आशिक क्या जाने कि हम कैसे रखते थे खतों में कलेजा निकाल के। तो ये बात है कि आप उनको ऐसा विषय दीजिए जिसमें वो कलेजा निकाल के रखें, तो दोस्त को ही लिखेंगे। देखिए, एक हमने ये भी किया था टीचर्स के लिए कि पठन पाठन के तरीके क्या हैं, आपके पठन पाठन के तरीके क्या हैं, कि हिंदी के प्रति अरुचि क्यों होती जा रही है। तो आपको वो चीज़ें उसमें करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है या परिचित कराना है उनको कि आपको रुचि कैसे आएगी। जैसे मैं एक ही उदाहरण दिया कि मित्र को लिखवाइए, पास में कोई लड़की बैठी है तो कहना इसके लिए पत्र लिखो, और झिझको मत के तुम क्या लिखोगे, झिझक, डर, संकोच, ये हमारी पर्सनैलिटी को दबाते हैं। अनुशासन ये नहीं होता कि पर्सनैलिटी को दबा दो, अनुशासन ये होता है कि पर्सनैलिटी को निखारो, आपके उभर के आए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये बातें हैं जो आप अध्यापिकाओं को करनी चाहिए क्लास में, क्योंकि आप उनकी अध्यापिका नहीं, आप उनकी दोस्त भी हैं। ठीक है महोदया, आपकी तो विजय ने पहले ही चरण स्पर्श कर लिए पहली पुस्तिका से, और आपको अच्छा लगा। आपने शायद ये दुख नहीं जाना होगा कि नहीं छपने का क्या दुख होता है। क्या कभी आपको ऐसी अनुभूति या ऐसा आपका अनुभव हुआ कि आप नहीं छपी और आपको कैसा लगा था? ऐसा कौन है? ऐसे तो वही होते हैं जिनके पिता साहित्यकार हों, जिनके पति साहित्यकार हों, जिनके भाई साहित्यकार हों, कि उनका छप जाता है। मेरे यहाँ कोई साहित्यकार नहीं था और पति साहित्य के दुश्मन थे। वो जिस दिन अगर छप जाए तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे, और ये ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देते थे कि मैं पढ़ूँ ही ना उसे, मैं उसकी खुशी ना मना पाऊँ। मेरी कहानियाँ लौटी, खूब लौटी। लेकिन ऐसा है, चलो वो भी बता देती हूँ, आपके काम की बात है कि जब कोई चीज़ लौटती है तो निराश नहीं होना चाहिए। हमने वो लिखी है तो लौटी है तो फेल हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी कहानियाँ लौटी, मैंने रख दी, बुरा तो लगा, बिल्कुल लगा। एक लौटी, दो लौटी, दूसरी भी रख दी, ठीक है। राजेंद्र यादव का नाम साहित्य में जो लोग हैं उनने सुना होगा। वो हंस चलाते थे और हंस को वो समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका है। मैं तब तक जानती नहीं थी कि हंस पंच है क्या। मैं तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में भेजे थे मैंने, तो मुझे ये किसी ने कहा हंस में भेज दो, मैंने भेज दी, उन्हें लौटाई, फिर मैंने एक और भेजी, उन्हें लौटाई, फिर मैंने एक और भेजी, 5 कहानियाँ लगातार लौटाई। फिर मुझसे बोले कि तुम जो हो अब हमें गाली दे के जाओगी, अब तुम रहने दो, हमें मत भेजना। आप बुरा लगने की बात कह रही हैं। कोई मैं जब 16 साल की नहीं थी, मेरी उम्र 45 साल थी उस वक्त पे, और मेरी बच्ची की शादी हो चुकी थी, बुरा तो मुझे लगना चाहिए था ना। मैंने कहा राजेंद्र जी, आपने मुझे क्या समझाया है, मैं छठी कहानी फिर लाऊंगी। मैंने छठी कहानी फिर लिखी, वो लिखी चकवंदी पर। अब चकवंदी तो राजेंद्र जी की भी समझ में ना आए, उन्हें कौन से गांव देखे थे या चकवंदी कराई थी। चकवंदी तो मैंने कराई थी, मुझे सारा पता था, तो उन्हें छापनी पड़ी। छठी कहानी छपी। और अब सुन लीजिए, जो लौटी कहानियाँ उनका क्या हुआ। पहली लौटी, उसका नाम रखा था मैंने नेहबंद, वो रख दी थी मैंने, उसी पे इदन्नमम हुआ। जब मैंने उसको डेवलप किया तो उसी पे इदन्नमम हुआ।
दूसरी थी जिसको लौटाया गया उस पर चाक हुआ। तो लौटाई गई चीजें हमेशा बेकार नहीं होती हैं, कई बार उनमें ही छुपा होता है सब कुछ। तो ये बातें हैं। और जो और लौटाई थी उनको रिराइट किया, मेहनत की उन पर, चाक और ईंधन के साथ साथ ड्राफ्ट किए मैंने बैठ के। और 300-400 पेज के उपन्यास हैं, चाक तो 450 का है, और लगातार मैंने 7 वो किए उनके। तो राजेंद्र यादव भी कहते थे तुम पूरा लिखती हो, ऐसे नहीं कि वहीं के वहीं ठीक कर दो। मैंने कहा मुझे जो पैच लगते हैं ना, जो टुकड़े लगा दो, वो ठीक नहीं लगता, मैं सारा कुछ फिर से लिखती हूँ। तो मेहनत मांगती है हर चीज़, हर कला, हर रचना, उस तरह से लिखा। तो फिर मुझे निराशा अगर होती तो मैं रखती नहीं, उन्हें फाड़ के फेंक देती। तो ये बातें थी, बुरा भी लगा लेकिन चुनौती भी मिली, चैलेंज स्वीकार तो करना ही चाहिए। बस हो गया तो ठीक है। अब मेरा यहाँ पूरा हुआ दायित्व। धन्यवाद आप सब लोगों एक जोरदार तालियों का अभिवादन। मगर इस मंच का दायित्व अभी अधूरा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर बनी रहें। अब क्या है भाई? और मैं श्रीनाथ एजुकेशन ऑफ कॉलेज के चेयरमैन श्री सुखदेव महतो जी से निवेदन करूंगा वो कृपया मंच पर पधारें और हमारी अति सम्माननीय, अति श्रद्धेय मैत्री पुष्पा जी को कॉलेज का ये प्यार सम्मान स्वरूप एक यादगार भेंट के रूप में भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। ये और 2-4 बार बुला लेना तो सम्मान ही सम्मान है, बार बार सम्मान ले जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा सम्मान हो गया कुछ तो। एक बार पुनः जोरदार तालियों का धन्यवाद आदरणीय मैत्री पुष्पा जी को।